Hi everyone, I am Dr. Anurag Kumar and I have cleared UPSC CMS 2023 along with my internship. So, how was I able to make it with the internship itself? So, today by this video, I will try to tell you about some of my strategies that will help you to get through this examination. So, what's the basic funda behind clearing this examination? So, as Abraham Lincoln already said, that give me 6 hours to chop down a tree, and I will spend the first 4 hours sharpening the axe. What does it mean that किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले प्रिपरेशन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कैसे आपको तैयारी करनी है उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। विदाउट सिलेबस आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ नहीं सकते, और एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है उस सिलेबस में से भी वो भी एटलीस्ट आपको आना चाहिए। यू कैन नॉट जस्ट रन विदाउट एनी डायरेक्शन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, उसमें आपको सिलेबस देखना है, और सिलेबस उसमें बहुत बड़ा रहेगा पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको कवर करने का बहुत स्मार्ट तरीका होता है, मैं आपको आगे बता दूंगा। जैसे ये मैंने उसी नोटिफिकेशन से लिया है स्क्रीनशॉट। पेपर 1 और पेपर 2 होता है, दोनों 250 मार्क्स का होता है। पेपर 1 और पेपर 2 में बीच में 2 to 3 आवर्स का ब्रेक देते हैं। पेपर 1 में मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स आता है और कुछ एलाइड सब्जेक्ट्स आते हैं। जिससे मेडिसिन में अगर हम देखें तो कार्डियोलॉजी हो गया, रेस्पी हो गया, जीआई हो गया, न्यूरोहेमेट, ये सारी यूनिट्स हैं। पर अब ये हमें सारी तो पढ़नी नहीं है कि कार्डियोलॉजी में हम शुरू से लेकर S1 और S2 से लेकर लास्ट तक एवरी सिंड्रोम, एवरी डिसऑर्डर, ये सब हमने कवर कर लिया। ऐसा हमें नहीं करना है। ऐसे अगर आप करोगे तो आपका सिर्फ कार्डियो ही ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो हमको स्मार्टली वर्क करना है। जैसे कार्डियोलॉजी में हर बार DCMP, HOCM इस तरह से आता है, या फिर मिट्रल स्टीनोसिस, RHD, ये सारे टॉपिक्स हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा कार्डियोलॉजी रिपीट करना है। ऐसी न्यूरोलॉजी में आपको गुलियन बारे आ जाएगा, वर्निकेज आ जाएगा, कॉर्सकोफ आ जाएगा। ऐसे ही आप एंडोक्राइन में देखोगे तो एंडोक्राइन में आपको कुशिंग्स के फीचर्स और डायग्नोसिस के लिए आ जाएगा। उसी के साथ डायबिटीज़ तो आता ही है हर साल। ऐसे हेमेट में आपको एमएल आ जाएगा, सिकल सेल डिसीज़ आ जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आ जाएगा। और अदर यूनिट्स में भी जैसे इन्फेक्शन हो गया तो इसमें वायरस में सिर्फ मैक्सिमम तो HIV पूछते हैं, और बैक्टीरिया में आपसे स्ट्रेप्टोकोकस ये सब पूछ लेंगे निमोनिया का क्वेश्चन देके। ऐसे ही डर्मा में वो आपसे SLE पूछेंगे, एक्ने पूछ लेते हैं, एलोपेशिया पूछ लेते हैं, और टीनिया। ये 4-5 टॉपिक ही आपको डर्मा में कवर करने होते हैं। ऐसे अगर आप सिलेबस बैठ के देखेंगे तो आपको मन करेगा कि पूरा डर्मा ही कवर करना है, बट ऐसा नहीं होता है। आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है। 80% मार्क्स के लिए 20% कवर करना है आपको। इट्स अकॉर्डिंग टू परेटो प्रिंसिपल। ऐसे ही पॉइजनिंग में आपको ऑर्गेनोफॉस्फोरस पढ़ना है, लेड पढ़ना है, उसमें भी 2-2, 3-3 लाइनें आपको करना है जो कि क्वेश्चन आता है। स्नेक बाइट आपको करना है। बाकी कोई बर्थ डिफेक्ट से पीडियाट्रिक्स में ही हो जाएगा। ऑटिज़म काफ़ी कॉमन आता है, उसमें तीनों क्राइटेरिया पूछते हैं कि ऑटिज़म के क्या क्राइटेरिया होते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको एक जो रॉन्ग है उसको सेलेक्ट करना रहेगा। यही पैटर्न रहता है मोस्टली। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ये मैं आपको बता दूंगा अगर आपको याद करने में थोड़ी टफ लगता है तो। और नेशनल प्रोग्राम्स जैसे आपका RBS के हो गया, जिसमें ये लोग 4D पूछते हैं। ऐसे ही IMNCI हो गया आपका। तो ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। पूरा सिलेबस तो आप कवर कर नहीं सकते, और पूरा पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आने वाले आपके। अब चलते हैं पेपर 2 के सिलेबस पे।
जैसे पेपर 2 में आपका सर्जरी आएगा, ऑप्स गायनी आएगा, पीएसएम आएगा। सर्जरी में जैसे टॉपिक्स आप ले सकते हैं, वुंड ले लिया तो वुंड से ना 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि हर साल आते हैं। उन्हीं चीज़ में से देखना होता है कि कोलेजन कब बनेगा, किस टाइप का कोलेजन कब होता है। बेड सोर की ग्रेडिंग पूछ लेंगे। इन्फेक्शंस में आप से सर्जिकल साइट इन्फेक्शन पूछ लेंगे, सेप्सिस पूछ लेंगे। उसमें भी आपका सोफ़ा हो गया, क्यू सोफ़ा हो गया, ऐसे ही कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही वो पूछते हैं। हेड एंड नेक में आपका थायराइड हो गया, उससे रिलेटेड कार्सिनोमास हो गए। ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो गया आपका, BRCA1, 2, ऐसे ही पेनक्रियाटाइटिस हो गया। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा पूरा नहीं पढ़ना है, इसको आपको स्मार्टली एनालाइज करना है। वो कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगा आगे। आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले PYQs लास्ट 10 to 20 ईयर्स डाउनलोड करना है। ये मैं आपको दे दूंगा लिंक अगले वीडियो में, कहाँ से डाउनलोड करना है, या फिर आपको किसी भी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये मैंने भी किसी टेलीग्राम चैनल से लिया था, मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद क्या करना है, आपको इन PYQs को एनालाइज करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले बैठ के पढ़ना नहीं है आपको, बस ये देखना है कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड लग रहा है। जैसे मेडिसिन से है और GI से है तो आप GI मेड ऐसे कर सकते हो। अगर सपोज़ कीजिए वुंड से आया है तो जनरल सर्जरी और उसमें वुंड लिख सकते हो। तो इससे आपके पास एनालाइज करने के बाद आपके पास आपको आइडिया होगा कि वुंड से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, GI मेड से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसका मैं एग्जांपल दूंगा कि लास्ट ईयर मैंने कैसे किया था। लुक इन दिस फोटो लाइक दिस। जैसे क्वेश्चन नंबर 96 हो गया, ये IBS है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज़ फेवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये मैंने देख लिया था कि हाँ चलो ये IBS है, GI मेडिसिन का क्वेश्चन है। और इसमें यही रिपीट आता है कि IBS में यही 3-4 सिम्टम दे देंगे। उसका जो क्राइटेरिया होता है, IBS का एक क्राइटेरिया होता है रोम 4, तो उसी से एक पूछ लेते हैं कि कौन सा इसमें मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। इसी तरह से मैंने लिख लिया था इस क्वेश्चन में कि हाँ ये HIV से क्वेश्चन आया है, तो फिर मैंने HIV के साथ HIV को पूरा पढ़ने का ट्राई किया। लाइक इन दिस क्वेश्चन द एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट सोफ़ा। तो सोफ़ा का क्या क्राइटेरिया होता है ये मैंने यहीं पर, मतलब आप थोड़ा थोड़ा उस PDF में आप लिख भी सकते हैं। जैसे मैंने यहीं पर लिख लिया था क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो सोफ़ा में क्या क्या होता है, जैसे सोफ़ा होता है सिक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट। तो इसमें आप ऑर्गन फेलियर देखते हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स का देखते हैं। तो मैंने इस तरह से याद किया था कि अच्छा ब्रेन का देखेंगे तो GCS देखेंगे, ब्लड में प्लेटलेट्स देख लेंगे क्योंकि ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं। किडनी अगर अफेक्ट होगी तो क्रियाट पे डिफरेंस आएगा, लिवर तो बिलीरुबिन पे इफेक्ट आएगा। ऐसे ही रेसिपी में FiO2 पी। तो बेसिकली मैंने क्या किया, PYQs लिए, मार्क किया, सिलेक्ट किया। उसके बाद जो जो टॉपिक्स थे उनको मैंने किसी स्टैंडर्ड बुक्स या फिर ऐसे नहीं पढ़ा। मैं जो भी नोट्स पढ़ रहा था किसी भी कोचिंग या फिर खुद के बुक से बनाए हुए, उनसे मैंने सेलेक्ट किया, मैंने उनको ही रीड किया। क्योंकि ये मैं अपने MBBS के ड्यूरिंग भी पढ़ रहा था इन्हीं नोट से, तो मुझे इतना सारा सिलेबस, इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करना ईजी हो गया। जो जो टॉपिक आपको नहीं मिल रहे हैं नोट्स में, उनको आपको बुक से देख लेना है। ऐसे टॉपिक्स बहुत ही कम होंगे क्योंकि यूजली ये किसी भी कोचिंग के नोट्स में मिल जाते हैं, बट कुछ ही ऐसे टॉपिक होंगे जो नहीं मिल रहे होंगे जिनके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स में जाना पड़ेगा। जैसे कुछ PSM के टॉपिक्स के लिए मैंने पार्क को देखा था, बट पूरी पार्क नहीं पढ़नी है आपको। कुछ ही टॉपिक्स जो PYQs हैं और नोट्स में नहीं है आपके, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा वो। तो मैं शुरू के 3-4 दिन बैठ के सबसे पहले इस PDF में, PYQs के PDF में यही किया, मैंने मार्क किया। उसके बाद ही मैंने पढ़ने का, फिर PYQs के बाद मैंने अपना सिलेबस कवर करना शुरू किया।
एक्चुअली मैं बहुत ही हेक्टिक पोस्टिंग में चल रहा था, मेरी मेडिसिन चल रही थी जहाँ पर हमको सैम्पल इन्वेस्टिगेशन राउंड्स भी दिलाने होते हैं। उस ड्यूरिंग मुझे पढ़ने का टाइम नहीं था, बट एटलीस्ट मैं 1 मंथ अपनी पोस्टिंग में थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के या फिर रूम पर आकर हॉस्टल में वापस थोड़ा थोड़ा पढ़ पा रहा था इन्हीं टॉपिक्स को, क्योंकि फुल सिलेबस तो मैं नहीं कवर कर पाता। और मैंने लेस देन 1 मंथ में अपनी प्रिपरेशन की। उसके बाद स्ट्रेस फ्री होकर मैं अपना एग्ज़ाम देने गया। उसके बाद आई वेटेड फॉर द रिज़ल्ट। चलिए इसी के साथ थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये भी चाहिए कि जिस तरह से मैंने किस सिलेबस को, किस सब्जेक्ट के टॉपिक्स को किस तरह से प्रिपेयर किया है, कहाँ से प्रिपेयर किया है, कैसे नोट्स बनाए थे मैंने, अगर आपको ये सब भी जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं किसी भी दिन लाइव क्लास लेके उसमें ये सब आपको कवर टॉपिक कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।